डिस्कस करने वाले हैं जो बचा हुआ पोर्शन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 11th फिजिक्स। अब हम यंग मॉडुलस की बात करते हैं। अगर यंग मॉडुलस जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो इसको बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये फॉर्मूला ऐसे होता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो ये एल सबसे ऊपर जाएगा और जो एरिया है वो चेंज इन लेंथ के साथ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर इनका डायमेंशनल फार्मूला रखोगे तो फोर्स का होता है mlt-2 और लेंथ का होगा एल, यहाँ पे एरिया का एल स्क्वायर और चेंज इन लेंथ का भी एल होगा। तो फाइनली आप इसे सोल्व करोगे तो यंग मॉडुलस का जो डायमेंशनल फार्मूला वो निकल के आ जाएगा y=ml-1t-2। अब हम बात करते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ डायमेंशनल फार्मूला की। एक होती है चेक द फार्मूला करेक्टनेस टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अदर एंड द डिपेंडेंसी ऑन अदर क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले हम यही करते हैं वन सिस्टम टू अदर कन्वर्जन। तो 1 जूल में हमें कितने अर्ज होते हैं ये बताना है। जो जूल है वो ऐसा यूनिट है वर्क की एनर्जी की, और जो अर्ज है वो CGS सिस्टम में यूनिट होती है। तो एनर्जी के अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ml/2t-2। यहाँ से जो m की पावर है 1 वो a की वैल्यू है, l की पावर जो है वो b की वैल्यू, और जो t की पावर है वो c की वैल्यू है। अब अगर हम SI सिस्टम में बात करते हैं तो मास जो होता है वो kg में होता है, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में होता है। और यहाँ पे हमें 1 जूल इन्होंने दिया है तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम CGS की बात करें तो CGS में जो मास होता है वो ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में होगा, और n2 की वैल्यू हमें पता करनी है। अब इसका एक मेन फार्मूला होता है कि जो n1 है इंटू में यूनिट 1 यानी कि डायमेंशनल फार्मूला, और n2 और डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। हमें पता करना है यहाँ पे n2 की वैल्यू, तो ये वाला जो है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे n1 तो ये हो जाएगा m1/m2 l1/l2 t1/t2। ABC की जो पावर थी वो हमने रखी। अब यहाँ पे हम एक सिस्टम लेके चलेंगे, तो क्योंकि m1 हमारा जो SI सिस्टम में था किलोग्राम में था उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम SI से CGS में जा रहे हैं। तो हमारे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻3। ऐसे ही हमारा मीटर में कितने सेंटीमीटर 10⁻2। ये 2 से 2 जो है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला होता है कि अगर अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है तो वो मल्टीप्लाई होगी। तो फाइनली 10⁻7 अर्ग हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है कि 1 जूल में कितने अर्ज 10⁻7। अब इसी तरह से है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइंस। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, n2 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो n1 = m1/m2 l1/l2 t1/t2। उसी तरह से आप कन्वर्जन करोगे तो यहाँ पे आपका n2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि n2 की वैल्यू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आने ही आना एग्जाम में। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको CGS सिस्टम से SI में जाना है। तो आपको कांस्टेंट वैल्यू जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है दिस वैल्यू इज गिवन बाय कैवेंडिश, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻⁻² डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसको हमें SI में कितना वैल्यू है ये बताना है। सबसे पहले हम कैपिटल G का फॉर्मूला निकाल लेंगे F×r²/m1/m2। अब यहाँ पे हमारे इन्होंने G की वैल्यू, G का हमने डायमेंशनल फार्मूला पीछे भी निकाला था, आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हो। m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। ABC तीनों वैल्यू हमें मिल गई। सेम फार्मूला हमने लगाया n2 = n1 m1/m2 l1/l2 t1/t2। लेकिन इस बार हमारा जो SI वैल्यू है वो नीचे है और ऊपर CGS का वैल्यू है। तो यानी कि अगर हम m2 को इस बार हमें SI में जाना है तो ये जो ग्राम है इसको हमें kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻3। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻2। फाइनली ये सारी वैल्यूज़ हम एक साथ ले लेंगे 10 के फॉर्म में, तो यहाँ पे नीचे हमारा आ जाएगा 10⁻11। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि SI सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है। अब दूसरी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की करेक्टनेस चेक करना कि LHS और RHS दोनों बराबर है क्या। इसमें हम क्या करेंगे, अगर LHS का डायमेंशनल फार्मूला और RHS का डायमेंशनल फार्मूला दोनों हमारे बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों फार्मूले बराबर। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें, ये 12mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन दोनों एनर्जी की फॉर्म है। तो हम क्या हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं? तो इसके लिए हमने दोनों का डायमेंशनल फार्मूला रखा। 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। मास का m1 और जो वेलोसिटी है उसका LT-1 होता है, क्योंकि v का स्क्वायर है वेलोसिटी का स्क्वायर, तो LT-1 को भी ब्रैकेट में करके हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे बाहर। इसी तरह से
यहाँ पे m जो स्मॉल g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 होगा, और जो हाइट है वो लेंथ होगा। अब यहाँ पे फाइनली हमने देखा इनका, तो दोनों तरफ दोनों साइड में डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, तो वी कैन से दैट कि बोथ आर करेक्ट। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जिसका डायमेंशनल L होगा। U जो है वो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी LT-1, और जो T है वो टाइम। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने प्लस का ऑपरेशन लगाया। प्लस का ऑपरेशन जब हम लगाते हैं तो इट मीन्स ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों को हम इंडिविजुअल लेंगे। तो जब हमने पहले ut लिया तो ut का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया वो L आया। फिर हमने यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर लिया। हाफ जो है 1/2 वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसका LT-2 होगा, और जो टाइम है उसका टाइम का स्क्वायर ऊपर गिवन है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे भी टाइम का स्क्वायर। फाइनली इसको भी हमने सोल्व किया तो L निकल के आया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो LHS में है वो L है, इसका हमने L रख रखा है यहाँ पे, लेकिन UT और हाफ AT स्क्वायर इसको सोल्व करने पे L प्लस L, तो आप इसको 2L नहीं करोगे, आप इसको L ही रखोगे, क्योंकि आप यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं लगा रहे, आप यहाँ पे जनरली बस ये दिखा रहे हो कि दो डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो वो L प्लस L L ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर आ जाता है। फाइंड द डायमेंशनल ऑफ A अपॉन B इन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें A और अपॉन B दोनों का रेशियो बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया F जो है वो फोर्स है, X डिस्टेंस है और T टाइम है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वही प्लस वाला ऑपरेशन लग रहा है, तो सबसे पहले A का देखते हैं, तो फोर्स अपॉन में √x होगा। दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला रखे तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया। इसके बाद हमने B का देखा, F इज इक्वल टू BT स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो T स्क्वायर है अपॉन में गया, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला रखे तो B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था A अपॉन B का दोनों का रेशियो में बताना है, तो दोनों का रेशियो बताने के लिए हमने दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर नीचे रखे, और फाइनली जो A अपॉन B का जो हमारा रेशियो निकल के आया डायमेंशनल फॉर्मूला, वो m की पावर 0, l की पावर -½ और t की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 80, p पावर है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर b माइनस एक्स स्क्वायर है तो यानी कि दोनों का डायमेंशनल सेम है। आप माइनस या प्लस का ऑपरेशन तभी लगा सकते हो जब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेंगे। तो अगर x एक डिस्टेंस है तो यानी कि b भी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम b को एक्स स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसे इक्वल रखेंगे, p इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन में 80। अब यहाँ पे हम सबसे पहले a की वैल्यू निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला रखा सबका, हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई, b की वैल्यू हमारी ऊपर ही आ गई थी, a इंटू बी हमें निकालना है, तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला हमने रखे और मल्टीप्लाई की, तो फाइनली जो a इंटू बी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया, प्रोडक्ट उसका m की पावर -1, l की पावर 2, t की पावर -। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ये है डिपेंडेंसी वाला। हमें बता रखा है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जब आप कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक फोर्स लगता है उस बॉडी पे। आपने देखा भी होगा जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो अचानक से अगर आपको टर्न लेना है तो आप थोड़ा स्पीड कम करके टर्न लेते हो, अदरवाइज आप गिर जाओगे उस व्हीकल पे से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एक कर्व आप बना रहे हो, तो एक सेंटर बनेगा जिसका सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर, वेलोसिटी पर और सर्किल की रेडियस पर। तो हमें केवल यहाँ पे इन्होंने डिपेंडेंसी दी, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर, जिनकी हमने पावर ABC रख ली। एग्जैक्ट फॉर्मूला अब हम यहाँ से निकालेंगे। प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट किया तो क्या आया, सभी के हमने डायमेंशनल फॉर्मूला रखे हैं यहाँ पे। वेलोसिटी का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, और बाहर हम उसकी पावर रख लेंगे B। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रेडियस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L रहेगा, उसकी पावर हमने बाहर रख ली C। K फिलहाल हम हटा सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, कंपैरिजन करेंगे हम LHS जो है, LHS साइड में जो m की पावर है और RHS साइड में जो m की पावर है, दोनों का आपस में, और इस तरह हम A, B और C तीनों वैल्यू को पता कर लेंगे। फाइनली ये वैल्यूज़ A, B, C की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे R की जो पावर है वो -1 आ रही है, तो R हम नीचे ले जाएंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा, F इज इक्वल टू मास वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी है, कोई भी एक धागे से एक बोब लगा हुआ है और उसमें लगातार वाइब्रेशन हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, लेंथ पर, मास पर यूनिट लेंथ पर, और टेंशन एक तरह का फोर्स होता है। जब वो बोब लटका होगा उस पेंडुलम में नीचे की तरफ, तो उस धागे में एक टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसको फोर्स कहा जाएगा। तो इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ से निकालना है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम n से रिप्रेजेंट करेंगे,
तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, l की पावर a लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास की वैल्यू हम b, और जो टेंशन है t, याद रखना t यहाँ पर टाइम नहीं है, t टेंशन है, जिसकी पावर लेंगे c। प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी। अब ये n जो है आपने एक फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम पीरियड भी होती है, तो 1/t रखेंगे तो t की पावर जो है वो ऊपर जाएगी, -1 आएगा, के कांस्टेंट है। l की पावर a रखेंगे यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये हो जाएगा m/l, तो l की पावर -1, और जो t टेंशन है तो उसमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा mlt-2। अब यहाँ पे वापस से जो काम हमने ऊपर किया था, इधर जो LHS में हमारी m की जो पावर है और RHS में जो m की पावर है कंपैरिजन करा देंगे, ऐसे ही l की पावर का भी कंपैरिजन करा देंगे और t की पावर का भी। a b c तीनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली हमारा जो फ्रीक्वेंसी का एक डायमेंशनल एक फॉर्मूला जो निकल के आएगा, दैट इज़ k1/l√t/m। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी, यानी कि जब भी कोई बॉडी को आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने की कोशिश करते हो, तो उसको एक वेलोसिटी के साथ भेजना होता है जिससे कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम नहीं करता। वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट की रेडियस पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो हमने यहाँ पे फोर्स जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई ग्रेविटी और रेडियस के, इनकी पावर हमने a और b ले ली। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, फिर हमने वही पावर रखी, कंपैरिजन कराया, ए बी की वैल्यू निकल के आई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर हमारा जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू √gr। अगेन एक क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनली दिस इज करेक्ट और नॉट। LHS RHS के बराबर हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ, आप 12th क्लास में पढ़ते हो, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है h/mv। h जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, m मास v वेलोसिटी होता है। तो लैम्डा तो एक तरह की लेंथ है, तो उसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ हो जाएगा, लेकिन जो प्लैंक कांस्टेंट है h से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-1, और मास इंटू वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मास का m होगा और वेलोसिटी का lt-1 होगा। इसको फाइनली आप सोल्व करोगे तो इसका एक जो बचेगा दैट इज़ l। तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r। यहाँ पे हमने सबके डायमेंशनल फॉर्मूला रखे। कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, और क्योंकि रूट में है तो यहाँ पे हाफ ज़रूर लगाएंगे, और m की भी हाफ और l की भी हाफ। ये फाइनली हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें निकल के आएगा ये, तो ये भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड योर चैप्टर विल गेट ओवर। इसमें हमें दे रखा है कि एक बॉडी है जिसमें एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो डिपेंड कर रहा है बॉडी के मास पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसके एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को एन से। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई एम की पावर ए, एन की पावर बी और आर की पावर सी से। प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किया, क्या आया डायमेंशनली। अब हम वैल्यूज़ रखेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2, और मास का m की पावर a ही रहेगा, एम्पलीट्यूड का l रहेगा, और फ्रीक्वेंसी का वही 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है, तो t की पावर -1 और उसकी पावर b आ जाएगी। LHS RHS का कंपैरिजन कराएंगे, a और b और c तीनों की वैल्यू निकल गई। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली एनर्जी का यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दैट विल बी mn² r², यानी कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।